नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है सर्विस क्लासेज केजीजी में। जितने भी हमारे बीपीएससी के शिक्षक हैं और जितने भी बिहार के शिक्षक हैं या पूरे देश के केंद्रीय कर्मचारी या राज्य कर्मचारी हैं, जो भी सरकार से वेतन उठा रहे हैं, उनके लिए कल सूचना एवं प्रसारण मंत्री और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक ऐसी घोषणा की कि सभी सरकारी कर्मचारी के बाँछे खिल गए। ये कौन सी घोषणा है, आइए इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। 8th पे कमीशन को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि पे कमीशन क्या है। तो संविधान में पे कमीशन का कोई प्रावधान नहीं है और न ही सांविधिक संस्था है कि संसद के द्वारा बनाया गया है कोई पे कमीशन। लेकिन फिर भी सरकारें कर्मचारियों के बेहतर भविष्य के लिए और बढ़ती महंगाई को देखते हुए समय समय पर पे कमीशन की स्थापना करते हैं, जिसके तहत अब तक 7 पे कमीशन एस्टेब्लिश्ड हो चुका है और 7वां वेतन आयोग का जो कार्यकाल है वो 25 दिसंबर 2025 में समाप्त होने वाला है। ऐसे में बहुत दिनों से बहुत सारे कर्मचारियों का मांग चल रहा था कि 8वें वेतन आयोग की स्थापना की जाए, लेकिन तब जाकर कर्मचारियों में भारी असंतोष आ गया था जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शीत सत्र के दौरान कह दिया था कि हम 8th पे कमीशन की स्थापना नहीं करेंगे, हम एक वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश है। तब सभी कर्मचारी संघों ने पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया और कुछ दिन पहले रेलवे कर्मचारी भविष्य निधि के कुछ कर्मचारी और साथ ही कर्मचारियों के संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किया और कल इस एजेंडे को कैबिनेट में बिना रखे ही 8th पे कमीशन की मंजूरी दे दी गई। हालांकि अभी यह सिर्फ मंजूरी भर है। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, सचिव कौन होंगे, सदस्य कौन होंगे, इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार ने कहा है तो ऐसा होने वाला है। बहुत ही खुशी की बात है। आइए हम लोग जानते हैं कि इसमें बीपीएससी टीचर का या बिहार के टीचर का या फिर केंद्र के सरकारी कर्मचारियों का वेतन में कितना बढ़ोतरी होगा। तो सबसे पहले देखिए, 1.5 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को होगा फायदा। केंद्र सरकार ने आम बजट से पहले गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। इससे 45 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर कुल 1.15 करोड़ को फायदा होगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाला है। राजस्थान में 2017 में 7वां वेतन लागू, पंजाब में अब तक नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे राज्य सरकार ने ये 7th पे कमीशन को भी अभी तक लागू नहीं किया है। जैसे कि पंजाब के सरकार ने अभी तक 7th पे कमीशन को लागू नहीं किया है। ऐसे में क्या राज्य सरकारों के लिए भी यह दायित्व होना चाहिए कि जब केंद्र में पे कमीशन लागू हो जाए तो वो राज्य सरकारें भी अपने राज्य कर्मियों के लिए, सरकारी कर्मियों के लिए यह पे कमीशन लागू करें। क्योंकि अभी पता है कि केंद्र का डीए जो है वो 53% है, जबकि बिहार में ये मात्र 50% ही है। ऐसे में न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,000 और ग्रेजुएटी भी करीब 2.5 गुना तक बढ़ेगी। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि सरकारी सैलरी 38% और पेंशन 34% बढ़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका मूल वेतन है वो 38% बढ़ने वाला है। जैसे अगर किसी का मूल वेतन 30,000 है तो उसका 10% कितना होता है, 3,000। तो 38% यानी 3 3 6 3 9 यानी कि लगभग 8.25 और 1 10 10,500 के आसपास आपका मूल वेतन बढ़ जाएगा। इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि जो भी हमारे कर्मचारी हैं उनको सामाजिक स्तर पे इस बढ़ती महंगाई में थोड़ा राहत मिलने की उम्मीद है। न्यूनतम वेतन 18,000। उच्चतम वेतन में कितनी वृद्धि संभव। 7वें वेतन में क्या था, उच्चतम ग्रेड वाले का सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी का मूल वेतन 2.5 लाख रुपया। इसके वेतन में महंगाई भत्ता नहीं जुड़ता, इसलिए 2.57 से फिटमेंट फैक्टर के आधार पे 8वें वेतनमान में इनका वेतन बढ़कर 6.40 लाख रुपया हो जाएगा। ये सब अनुमान है, लेकिन 8वें वेतन आयोग जो अपना संशोधन प्रस्तुत करेगी सरकार के पास, उसे मानने के लिए कोई भी सरकार बाध्य नहीं है। अतः जब 8वां वेतन आयोग सिफारिश देगा तभी कुछ भी क्लियर होगा। लेकिन फिर भी यह मोटा मोटा एक कैलकुलेशन है जो कि पिछले वेतन आयोग से मिलाकर बनाया गया है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है।
सबसे बड़ी बात है पेंशन की राशि में कैसे बढ़ोतरी होती है। तो वर्तमान में छठे वेतन में पेंशन 14% और सातवें में 23.66% तक बढ़ी थी। इसी फार्मूले के आधार पर इस बार पेंशन न्यूनतम 34% तक बढ़ेगी। उदाहरण से समझिए, एक रिटायर आयकर अधिकारी है, उनकी अंतिम बेसिक सैलरी 80,000 रुपये थी। इस पर उन्हें प्रति माह 40,000 रुपये पेंशन मिल रहा था। तो अंतिम बेसिक सैलरी 80,000 पर 34% की बढ़ोतरी यानी 27,000 बढ़ जाएंगे। यानी अब बेसिक पेंशन बढ़कर 40,000 प्लस 27,000 कुल 67,200 रुपीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से अब कहता है न्यूनतम वेतन बढ़ने का गणित क्या है। व्हाट इज द परफॉर्मो टू इंक्रीजिंग द मिनिमम सैलरी। तो बिहार के का न्यूनतम वेतन 18,000 है किसी का, तो महंगाई भत्ता 53% है, जो कि बिहार में भी 50% ही है। 31 दिसंबर 2025 से पहले 2 बार में 3% महंगाई भत्ता मिलेगा, यानी कुल महंगाई भत्ता 59% हो जाएगा। इसे जोड़कर 8वां वेतन लगाने में कुल वेतन 28,620 रुपया हो जाएगा। 8वें वेतन में क्या होगा, संभावित फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 2.90 रहेगा, यानी वेतन में इतने गुना की बढ़ोतरी होगी। 2.57 की गणना करें तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,260 रुपया हो जाएगा। यानी न्यूनतम वेतन 46,200 से 28,260 बराबर 17,640 रुपया बढ़ेगा, यानी 38.13% बढ़ने की संभावना है। अब दूसरी बात है, ग्रेजुएटी 4.8 लाख से 12.56 लाख हो जाएगी। प्राइवेट जॉब वालों पर क्या असर पड़ेगा। जब सरकारी जॉब में इस तरह से कोई पे कमीशन आता है तो उसका प्रभाव सीधा प्राइवेट सेक्टर पर भी पड़ता है और उसकी सैलरी में भी बढ़ोतरी होती है। इकोनॉमी में 2 लाख करोड़ रुपये आएंगे खर्च की क्षमता। सबसे बड़ी बात है कि परचेजिंग पावर जब आप लोगों का बढ़ाइएगा तभी लोग क्या करेंगे, तभी लोग परचेज करेंगे, और जब परचेजिंग पावर बढ़ती है तभी अर्थव्यवस्था बूम करता है। तो परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी सैलरी ही कम है, अब हमारे जेब में अगर 5 रुपया है तो हम 5 रुपया का सामान खरीदेंगे। मान लीजिए हमें बिस्किट खाना है और 5 रुपया है तो 5 रुपया का बिस्किट खाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास 50 रुपया है तो हम 20 रुपये का बिस्कुट भी खा सकते हैं। यानी कि परचेजिंग पावर बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। अतः ये बहुत ही अच्छा कदम है। अभी तक कुल कितने वेतन आयोग आए हैं, तो 7। आइए इनके बारे में जानते हैं। 1947 में आया था, न्यूनतम सैलरी 55,000 थी, 15 लाख कर्मचारी थे। फिर 1959 में आया, 80 हुआ, 14% वृद्धि। फिर 1973 में 19% वृद्धि हुई। 1986 में आया, 30% वृद्धि हुई। 1997 में आया, 40% वृद्धि हुई। सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है न्यूनतम वेतन में 1997 के 5th पे कमीशन में हुई थी। उसके बाद 2008 में आया, जो कि 6ठा वेतन आयोग था। 60 लाख कर्मचारी थे और 16 से 22% वृद्धि हुई। और 2016 में जो हुआ उसमें 18,000 वृद्धि हुई। इस तरह से मतलब 30 से 40%। इस तरह से देखा जाए तो वृद्धि होने की संभावना है। खुशखबरी है, आप लोग अपना काम ईमानदारी पूर्वक करते रहिए, निष्ठावान बने रहिए, जो भी होगा अच्छा होगा। कहते हैं देश में वेतन में व्यक्तिगत आय 2016-17 में कुल 13.96 लाख करोड़ रुपये थी। 7वें वेतन लाने के बाद वेतन से व्यक्तिगत आय 2017-18 में बढ़कर 15.94 लाख रुपये हो गई, यानी 14.18% की बढ़ोतरी हुई। अर्थव्यवस्था मांग और खपत दोनों बढ़ती है, बता दिया। पर ईवाई इंडिया के मुख्य नीति सलाहकार DK श्रीवास्तव के अनुसार 1947 से अब तक आए 7 वेतन ने सरकारी खर्चे को तो बढ़ाए, पर लाखों लोगों की वित्तीय स्थिति भी सुधारी। 7वें वेतनमान में सरकारी खर्च 1 लाख करोड़ रुपये बढ़ा था। इससे 2 बदलाव दिखे। पहला, पैसा या तो बैंक में जमा जाता है या फिर बाजार में खर्च होता है। दूसरा, बाजार में जाता है तो मांग तेज़ी से बढ़ती है, यानी मांग और खपत में गुणात्मक परिवर्तन होता है। मतलब इसमें GP लगता है। अगर आपका पैसा AP में बढ़ रहा है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में, तो ये जो है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में आप खर्च करते हैं। और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में क्या होता है, प्रोप्रेशन में आपका अर्थव्यवस्था बढ़ता है, इकोनॉमी बूम करती है। वाहन बिक्री 1 साल में 14.22%। छठे वेतनमान बढ़ने से वाहन बिक्री में इजाफा हुआ था। पैसा बढ़ेगा तो शौक भी बढ़ेगा, शौक बढ़ेगा तो नई गाड़ियाँ खरीदेंगे। इस तरह से समझा जा सकता है कि देश की अर्थव्यवस्था में बूम लाने के लिए समय समय पर वेतन आयोग की स्थापना होती रही है। और 8वें वेतन आयोग से हम सबों को बहुत उम्मीद है। उम्मीद करते हैं कि 8वां वेतन आयोग समय पर अपनी
अपनी संस्तुति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और 1 जनवरी 2026 से बढ़ी हुई राशि के साथ आपका सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और जो बच्चे अभी तैयारी में लगे हुए हैं, जो सरकारी कर्मचारी बनना चाहते हैं, जैसे ही वो ज्वाइन करेंगे तो बढ़ी हुई सैलरी के साथ ज्वाइन करेंगे, उनके लिए तो और खुशी की बात है। तो खूब मन लगा के मेहनत कीजिए, खूब मन लगा के पढ़िए, आगे बढ़िए। और हमारा चैनल सर्वेश क्लासेस केजीजी को, जो कि आपका खुद का चैनल है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।